नमस्कार, मैं कुमारी दीप्ति राय सिंह तोमर आज की प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित हूँ। रूस और यूक्रेन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसे रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए खारिज कर दिया। वीटो पावर जो यूएन के 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है। यूएन के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस है। लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर इन 5 स्थायी सदस्यों में से अगर किसी एक की भी सहमति न हो तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे खारिज कर सकता है। इसी वीटो पावर का उपयोग कर रूस ने निंदा प्रस्ताव को खारिज किया। यूएनएससी की हुई इस बैठक में लाए जाने वाले प्रस्ताव के मतदान में भारत समेत चीन और यूएई ने कोई मत नहीं दिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत का पक्ष रखते हुए एक बार फिर इस मामले को शांति से सुलझाने की नसीहत दी। इधर भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को घर वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज विशेष विमानों के माध्यम से छात्रों को रोमानिया के रास्ते भारत वापस लाया जाएगा। उधर यूरोपीय संघ ने इस युद्ध को टालने की पहल की है। यूरोपीय संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय संपत्ति को जब्त करने के आदेश को मंजूरी दे दी, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। जिसके बावजूद आज लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर हमले जारी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन को जागीरदार राज्य अर्थात वासल स्टेट बनाकर रखना चाहता है। जागीरदार राज्य जिसके पास अपने अंदरूनी मामलों पर फैसले लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसके बाहरी मामलों पर या उसकी विदेश नीति संबंधी मामलों पर फैसले लेने का अधिकार किसी और देश के पास होता है। रूस ऐसा ही आधिपत्य यूक्रेन पर बनाकर रखना चाहता है। रूस की संप्रभुता और यूक्रेन की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में खामियाजा आम जनता भुगत रही है। यूक्रेन में लगभग 50 लाख लोग सब स्टेशंस और बंकरों पर रहने पर मजबूर हैं। वहीं 1 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिका समेत अन्य देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात तो कही है, लेकिन अब तक अमेरिका से या नेटो से कोई भी सहायता यूक्रेन को नहीं पहुंची है। अगर नेटो इसमें हस्तक्षेप करता है तो विश्व युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। अगली खबर की बात करते हैं। गेन बिटकॉइन घोटाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल खुले तौर पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि वो बताएं देश में बिटकॉइन अवैध है या नहीं। गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय और अमित भारद्वाज ने एक वेबसाइट www.gainbitcoin.com बनाकर आम जनता से ठगी की थी। बिटकॉइन में निवेश कर उच्च रिटर्न के वादे किए थे। मार्च 2018 में अजय को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने अजय की जमानत रद्द करने की याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई में कल सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दुबई एक्सपो 2020 में भारत की पहली ई टैक्सी लॉन्च हुई है। एक बार चार्ज करने पर यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1500 फीट की ऊंचाई और 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं और इसे भारत की ई प्लान कंपनी ने बनाया है। यह भारत का पहला क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो लोगों को उनके घरों से उनके गंतव्य तक बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पहुंचाएगा। खेल जगत की बात करते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल कल दबंग दिल्ली केसी और पटना पायरेट्स के बीच हुआ। शुरुआत से ही रोमांच से भरपूर इस मैच में पटना पायरेट्स पहले हाफ में 2 पॉइंट से आगे थी, लेकिन दूसरे हाफ में दबंग दिल्ली के विजय मलिक की उस सुपर रेड ने खेल को पलट दिया। रोमांच से भरपूर इस खेल का परिणाम लगभग आखिरी रेड में तय हुआ। नवीन कुमार ने आखिरी रेड डालकर अपनी टीम दबंग दिल्ली को 1 पॉइंट से जीत दिलाई। सीजन 8 के बेस्ट रेडर का अवार्ड बेंगलुरु बुल्स के पवन सहरावत को मिला। 24 मैचों में उनके 304 पॉइंट हैं। तो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड पटना पायरेट्स के मोहम्मद रेजा को मिला। 24 मैचों में उनके 86 पॉइंट हैं। ज्ञात हो कि सीजन 7 में दबंग दिल्ली फाइनल आकर हार गई थी, लेकिन इस बार नवीन एक्सप्रेस का और दबंग दिल्ली का जीत का सपना पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।